बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे जीएमपी ऑफ एल्किन और जीएमपी ऑफ एल्किन में कुछ रिएक्शन पढ़े थे हमने। आज उसके आगे रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो अगली जो रिएक्शन है समीपवर्ती डाई हैलाइडों के विहेलोजनीकरण से ऐसे लिख देते हैं, समीपवर्ती डाई हैलाइडों के विहेलोजनीकरण से। तो इसमें लिखेंगे जब विसनल डाई हैलाइडों की अभिक्रिया विसनल डाई हैलाइडों की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ Zn धातु के साथ करवाई जाती है तो विलोपन अभिक्रिया द्वारा एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। देखना भाई, ये CH2Br और यहां में लिख देते हैं CH2Br। किसकी प्रेजेंस में? जिंक धातु की प्रेजेंस। किसकी प्रेजेंस में? जिंक धातु की प्रेजेंस में करवाएं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2। क्या बनेगा? ZnBr2। इसको बोलेंगे एल्कीन। क्या लिखेंगे? एल्कीन। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? ये थी आपकी समीपवर्ती डाई हैलाइडों के विहेलोजनीकरण से। और अगली जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, वो रिएक्शन है कोल्बे संश्लेषण। कौन सी रिएक्शन है? कोल्बे संश्लेषण। हेडिंग डालेंगे कोल्बे संश्लेषण। ये मेथड है कोल्बे सिंथेसिस। इसको क्या बोलते हैं? कोल्बे सिंथेसिस। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है? कोल्बे सिंथेसिस में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट को कोल्बे विद्युत अपघटन द्वारा रिएक्शन करवाई जाती है तो अपने पास एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एल्कीन का। तो देखो मैं ऐसे लिखूंगा, जब सक्सेनिक एसिड के सोडियम लवण की अभिक्रिया कोल्बे विद्युत अपघटन द्वारा करवाई जाती है तो एल्कीन का सिंथेसिस होता है। ये रिएक्शन है। देखो इसमें क्या लिखेंगे? देखो इसमें क्या लिखना है स्टूडेंट्स? ये CH2, ये CH2, आगे लिखेंगे COONA और आगे क्या लिखेंगे? COONA। ये है आपके सक्सेनिक एसिड के सोडियम लवण। देखो इसको यहां से ब्रेक करते हैं, इसको यहां से ब्रेक करते हैं तो अपने पास क्या बचेगा? CH2 COO नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव। क्या लिखेंगे? 2Na पॉजिटिव। अब देखिए आगे
जैसे अपने पास ये लिख दिया CH2 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 C डबल O नेगेटिव, और यहां भी क्या लिखेंगे C डबल O नेगेटिव। ठीक है, ये कैसे ब्रेक होगा, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दे और इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दे, बाहर क्या निकलेगा -2 मोल CO2, और 2 मोल CO2 निकलेंगे, क्या बचेगा CH2 नेगेटिव और CH2 नेगेटिव प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब एक तरफ तो हमारे अपने पास क्या बच गया CH2 नेगेटिव CH2, एक तरफ क्या बच गया 2Na प्लस। अब CH2 नेगेटिव CH2 इसको एनोड पे रखें, कहाँ रखें, यहाँ लिख देंगे एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा CH2 ये रेडिकल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, अब ये दोनों रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां लिखेंगे +2 इलेक्ट्रॉन। समझ गए स्टूडेंट्स, ये CH2 बन गया। अब अपने पास क्या बच गया, अब अपने पास 2Na पॉजिटिव बचा है, 2Na पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, किसमें चेंज होएगा 2Na, नॉर्मल में 2Na बनेगा, क्या बनेगा 2Na। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स। अब ये 2Na जल के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये 2Na प्लस है, ये 2Na प्लस 2 मोल H2O, 2 मोल H2O से बनाएंगे तो 2NaOH प्लस 2 मोल H प्लस। अब 2 मोल H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दें तो किस में कन्वर्ट होगा H2S में कन्वर्ट होगा। समझ गए स्टूडेंट्स, ये आपकी कोलवे संश्लेषण विधि है। कौन सी विधि है, कोलवे संश्लेषण विधि। कोई दिक्कत। तो स्टूडेंट यहां पर आपके एल्कीन बनाने की जितनी मेथड्स थी सारी कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स। अब देखो आगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, हेडिंग डालेंगे। यहां लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। तो देखो एल्कीन जो होती हैं सामान्यतः एल्कीन रंगहीन गैसें होती हैं, रंगहीन होती हैं और गैसीय फॉर्म में पाई जाती हैं और जल से हल्की होती है और जल में अम्लीय होती हैं, जबकि कार्बनिक विलायकों में कार्बनिक विलायकों में विलय होती हैं। समझ गए स्टूडेंट्स। तो नॉर्मल इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स वो एल्कीन जैसी ही होती हैं, बस अंतर इतना है इसमें कुछ डाइपोल मोमेंट पाया जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। आपने पढ़ा होगा कि एल्कीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण पाया जाता है। इसलिए एल्कीनों में कुछ मात्रा में डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। देखना जैसे एल्कीन है C डबल बॉन्ड C, इधर क्या लिखे H, ये एल्कीन है। इसी एल्कीन को अपन बोलेंगे एथीन। क्या बोलेंगे, एथीन। अब एथीन में देखो सारे ग्रुप एक जैसे हैं, इसलिए म्यू इक्वल टू क्या होगा 0, म्यू इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखो आपको याद रखना है जब सीस एल्कीन होती है ना, सीस एल्कीन उसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है
जीरो नहीं होता है, जबकि ट्रांस एल्किन में द्विध्रुवांगों का मान जीरो हो जाता है। सपोज दैट यहां मैं लिख देता हूं, यदि सिस एल्किन में डाइपोल मोमेंट का मान देखा जाए तो यह मान जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, जबकि ट्रांस एल्किन में डाइपोल मोमेंट का मान जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। देखना भी, इसके दो तीन एग्जाम्पल, सपोज है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर C डबल बॉन्ड C H CH3 HCH3, ये कौन सा है? सिस, और आगे लिखेंगे ब्यूटुइन। इसमें म्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, म्यू की वैल्यू जीरो नहीं है, क्योंकि इसमें देखो प्लस आई, इसमें प्लस आई। दूसरा मान लीजिए एग्जांपल, इसको ट्रांस कर दें, C डबल बॉन्ड C, इधर H CH3 H3C और इधर H। ठीक है भाई, ये दोनों तरफ ट्रांस है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो हो गया। म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो ट्रांस एल्किन में म्यू की वैल्यू जीरो पाई जाती है, जबकि सिस एल्किन में म्यू की वैल्यू जीरो नहीं होती है। ये था स्टूडेंट्स आपके एल्किन में द्विध्रुव आघूर्ण का मान। एल्किन में किसकी वैल्यू है? ये द्विध्रुव आघूर्ण का मान। अब अपन हेडिंग डालेंगे एल्किनों का आपेक्षिक स्थायित्व है। एल्किनों का आपेक्षिक स्थायित्व है, हेडिंग डालेंगे एल्किनों का आपेक्षिक स्थायित्व है। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन्स, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन को आपेक्षिक स्थायित्व है। तो स्टूडेंट देखो, एल्किनों के स्थायित्व के लिए अपन हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान देखेंगे। तो एल्किनों की, इसमें लिख रहा हूं नोट डाल के, यदि एल्किनों के आपेक्षिक स्थायित्व की व्याख्या की जाए तो एल्किनों की हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा को देखा जाता है, ऊष्मा को देखा जाता है। समझ गए? एल्किनों का हाइड्रोजनीकरण एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी विक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। सामान्यतः जिन एल्किनों में हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा
करंट ऊष्मा का मान अधिक होता है उनका स्थायित्व कम होता है। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान अधिक होता है, उनका स्थायित्व कम होता है। जैसे एग्जांपल में देखें, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें डाल दें H2, तो H2 डालते इसकी रिएक्शन क्या बनेगी, CH3 और इसकी जो डेल H की वैल्यू प्राप्त होती है अपने को, डेल H इज इक्वल टू -32.8 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। ये हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा है। 32 पॉइंट माइनस का मतलब ऊष्मा छिपी है। दूसरी रिएक्शन इसी प्रकार यदि ब्यूटीन की बात करें, किसकी बात करें, ब्यूटीन, जैसे सपोज दैट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूट 1 इन है। कौन है, ब्यूट 1 इन। क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 इन और इसमें क्या डालें, H2। क्या डालेंगे, H2। ब्यूट 1 इन में H2 डालें तो क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। क्या बनेगा, ब्यूटेन, CH2 CH3, इसको ब्यूटेन बोलेंगे। और ब्यूटेन की हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा डेल H इज इक्वल टू -30.3 किलो कैलोरी मोल इनवर्स है। कितना है, -30.3 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। अब ब्यूटीन, जो ब्यूटीन है उसमें दो फॉर्म बनते हैं, एक तो सिस फॉर्म और एक ट्रांस फॉर्म। सपोज दैट इसमें तीसरी कंडीशन में मैं ऐसे देखूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहां क्या लिखेंगे, CH3 प्लस H2। क्या लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3। इसकी जो डेल H की वैल्यू है वो है -28.6 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। -28.6 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। समझ गए स्टूडेंट्स। अब आगे देखो, इसकी ट्रांसफॉर्म बनाएं तो ट्रांसफॉर्म में देखो स्टूडेंट्स क्या होता है। मान लीजिए मैं यहां इसको ऐसे लिख दूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां लिख दे H2 और इसका जो प्रोडक्ट है वो लिख देंगे CH3 CH2 CH2 और CH3। ये अपन लिखेंगे ट्रांस टू ब्यूटीन। क्या लिखेंगे, ट्रांस टू ब्यूटीन। अब ट्रांस टू ब्यूटीन अपना जो प्रोडक्ट बना है इसके लिए डेल H की वैल्यू, डेल H इज इक्वल टू -27.6 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। कितना आएगा, -27.6 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। तो अब देखो इसमें जैसे जैसे इसमें बल्कि ग्रुप या एल्की ग्रुप या प्लस आई इफेक्ट समूह बढ़ते जाते हैं, इसमें हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान कम होता जाता है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजनिक ऊष्मा किसमें है, यदि हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का घटता हुआ करण देखा जाए तो निम्न होगा। देखना सबसे ज्यादा किसमें होगा, इथीन में, फिर किसमें होगा, ब्यूट 1 इन में, किसमें होगा, ब्यूट 1 इन में, और फिर किसमें होगा, सिस, ये सिस फॉर्म, और सिस फॉर्म क्या लिखेंगे, ब्यूट 2 इन में, और सबसे कम किसमें होगा, ट्रांसफॉर्म। किसमें होगा,
ट्रांसफॉर्म, ये लिख दिया भाई ट्रांसफॉर्म। तो जैसे जैसे इसमें ऊर्जा का मान कितना था भाई -32.8, इसमें कितना था भाई -30.3, इसमें कितना था भाई -28.6 और इसमें कितना था भाई -27.6। ये वैल्यू है आपके पास ऊष्मा की। तो जैसे जैसे देखो इसमें स्टूडेंट्स हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान कम होता जा रहा है, उसकी स्थायित्व बढ़ता जा रहा है। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा? सबसे ज्यादा स्थायी होगा ट्रांसब्यूटेन। यदि इनमें स्थायित्व को देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्थायित्व है ट्रांसब्यूटीन, फिर सिस-ब्यूटीन और फिर ब्यूटीन और फिर एथीन। स्टेबिलिटी का क्रम देखते हैं। अब देखो इससे निष्कर्ष ये निकलता है, इससे अपन ये निष्कर्ष निकालते हैं जैसे जैसे देखो यहां ऐसे लिखेंगे एल्किनो में जैसे जैसे हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान कम होता जाता है, कम होता जाता है, एल्किनो का स्थायित्व बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, एल्किनो का स्थायित्व बढ़ता जाता है। तो सबसे ज्यादा स्थायित्व है, तो या मैं इसको ऐसे लिख दूं और करके एल्किनो में जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ता जाता है, उनका स्थायित्व भी बढ़ता जाता है, उनका स्थायित्व भी बढ़ता जाता है। देखना, मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सबसे ज्यादा स्थायित्व किसको माने अपन? यहां R लिख दें, यहां R लिख दें, यहां भी R लिख दें, यहां भी R लिख दें, सबसे ज्यादा स्थायित्व। फिर किसका लिखें? C डबल बॉन्ड C, यहां R लिख दें, यहां R लिख दें, यहां H और यहां H, ठीक है भाई, H की जगह R लिख दें। फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड C, R H, सॉरी R, यहां H, यहां H। फिर उसके बाद में C डबल बॉन्ड C, इधर क्या लिखें? R, इधर क्या लिखें? H, इधर H है, इधर H। फिर क्या लिखें? H H, C डबल बॉन्ड C, H। तो जैसे जैसे इसमें एल्किल ग्रुप का मान बढ़ता जाता है या प्लस समूह का मान बढ़ता जाता है, उसका स्थायित्व बढ़ता जाता है। इसके दो कारण हैं स्टूडेंट्स, आपने पढ़े होंगे शायद। पहला कारण है अतिसंयुग्मन प्रभाव, अतिसंयुग्मन प्रभाव, और दूसरा कारण है प्लस आई प्रभाव। जैसे जैसे अतिसंयुग्मन प्रभाव बढ़ेगा तो जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, अतिसंयुग्मन प्रभाव बढ़ेगा, और अतिसंयुग्मन प्रभाव बढ़ेगा तो अनुनाद बढ़ेगा, और अनुनाद बढ़ेगा तो उसका स्थायित्व बढ़ेगा। इसी प्रकार जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ेंगे, प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, और प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो इसका स्थायित्व बढ़ेगा। ये था स्टूडेंट्स एल्किनो का आपेक्षिक स्थायित्व। एल्किनो का अपेक्षित स्थायित्व स्टूडेंट आपके समझ में आ गया होगा। इससे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और उसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान पढ़ा सिस और ट्रांस में, और उससे पहले हमने जीएमपी ऑफ एल्किन पढ़ी। अब ये तीनों टॉपिक हमारे फिनिश हो गए हैं। अगले टर्न पे स्टूडेंट अपन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किन्स। क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।